जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता इजामो यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना। सिंधु सभ्यता में संपादित उत्खननों पर एक विहंगम दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि यहाँ के निवासी महान निर्माणकर्ता थे। उन्होंने नगर नियोजन करके नगरों में सार्वजनिक तथा निजी भवन, रक्षा प्राचीर, सार्वजनिक जलाशय, सुनियोजित मार्ग व्यवस्था तथा सुंदर नालियों के प्रावधान किया। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विशिष्ट एवं उन्नत नगर योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इतनी उच्च कोटि के बस्ती विन्यास मेसोपोटामिया आदि जैसे अन्य किसी सभ्यता में नहीं मिलता। सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर का अभिविन्यास शतरंज पट ग्रिड प्लानिंग के तहत होता था, जिसमें मोहनजोदड़ो की उत्तर दक्षिणी हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। इस प्रकार 4 सड़कों से घिरे आयतों में आवासीय भवन तथा अन्य प्रकार के निर्माण किए गए हैं। नगर योजना एवं वास्तुकला के अध्ययन हेतु हड़प्पा के निम्न नगरों का उल्लेख प्रासंगिक होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूडो, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा के उत्खननों से पता चलता है कि यह नगर 3 मील के घेरे में बसा हुआ था। वहाँ जो भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें स्थापत्य की दृष्टि से दुर्ग एवं रक्षा प्राचीर के अतिरिक्त निवासों, गृहों, चबूतरों तथा अन्नागार का विशेष महत्व है। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुत्तकागेनडोर एवं सुरकोटदा आदि की नगर निर्माण योजना टाउन प्लानिंग में मुख्य रूप से समानता मिलती है। इनमें से अधिकांश पुरास्थलों पर पूर्व एवं पश्चिम दिशा में स्थित 2 टीले हैं। कालीबंगा ही एक ऐसा स्थल है जहाँ से नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, परंतु लोथल तथा सुरकोटदा के दुर्ग तथा नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से आवेष्टित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा धार्मिक भवन एवं अन्नागार स्थित थे। संभवतः हड़प्पा में गढ़ी के अंदर समुचित ढंग से उत्खनन नहीं हुआ है। दुर्ग हड़प्पा नगर की रक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, जो आकार में समकोण त्रिभुज के सदृश था। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 460 गज तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 215 गज अनुमानित है। संप्रति इसकी ऊंचाई 40 फुट है। जिस टीले पर इस दुर्ग के अवशेष प्राप्त होते हैं, उसे विद्वानों ने एवी टीला कहा है। मोहनजोदड़ो का दुर्ग। हड़प्पा की भांति यहाँ का दुर्ग भी एक टीले पर बना हुआ था, जो दक्षिण की ओर 20 फीट तथा उत्तर की ओर 40 फीट तथा ऊंचा था। सिंधु नदी की बाढ़ के पानी ने इसके बीच के कुछ भागों को काटकर इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया था। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में नदी की एक धारा दुर्ग के पूर्व किनारे पर अवश्य रही होगी। 1950 ईस्वी के उत्खनन के उपरांत यह मत प्रतिपादित किया गया है कि इस दुर्ग की रचना हड़प्पा सभ्यता के मध्यकाल में हुई। इस दुर्ग या कोटला के नीचे पक्की ईंटों की पक्की नाली का निर्माण किया गया था, जिससे
वे बाढ़ के पानी को बाहर निकाल सके। लोथल का प्राचीर लोथल का टीला लगभग 1900 फुट लंबा, 1000 फुट चौड़ा तथा 200 फुट ऊंचा है। यहाँ उत्खनन कार्य केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। परिणाम स्वरूप यहाँ 6 विभिन्न कालों की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। आवश्यकता आविष्कार की जननी मानी जाती है। इसी परंपरा के अनुसार लोथल के निवासियों ने बाढ़ से सुरक्षा के लिए कच्ची ईंटों का एक विशाल चबूतरा निर्मित किया। तदंतर उसे पुनः और अधिक ऊंचा करके इस चबूतरे पर एक मिट्टी के बने सुरक्षित प्राचीर का निर्माण किया, जो 35 फुट चौड़ा, 8 फुट ऊंचा है। उत्तर दिशा में दरार के मरम्मत के समय बाहरी भागों में ईंट से सुदृढ़ किया गया तथा अंदर एक सहायक दीवार बना दी गई। 1957 के उत्खनन में प्राचीन बस्ती के बाहर चारों ओर एक चबूतरे का अवशेष मिले हैं। यह चबूतरा कच्ची ईंटों का बना था। उस समय इसे दक्षिण की ओर 600 फुट तथा पूर्व की ओर 350 फुट तक देखा जा सकता था। भवन निर्माण और तकनीकें। भवन निर्माण कला सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन टाउन प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। इन नगरों के स्थापत्य में पक्की सुंदर ईंटों का प्रयोग उनके विकास के लंबे इतिहास का प्रमाण है। ईंटों की चुनाई की ऐसी विधि विकसित कर ली गई थी जो किसी भी मानदंड के अनुसार वैज्ञानिक थी। आधुनिक इंग्लिश बॉन्ड से मिलती जुलती मकानों की दीवारों की चुनाई के समय ईंटों को पहले लंबाई के आधार पर पुनः चौड़ाई के आधार पर जोड़ा गया। चुनाई की इस पद्धति को इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश बॉन्ड, ये इंग्लिश बॉन्ड, और ये हो गया फ्लेमिश बॉन्ड। तो जैसे कि पहले है कि इंग्लिश बॉन्ड में है कि पहले एक लंबा, फिर उसके बाद चौड़ा, फिर लंबा, फिर चौड़ा, फिर लंबा चौड़ा। लेकिन इसमें क्या है, लंबा चौड़ा दोनों को साथ साथ लेकर चला जा रहा है। देख लीजिए। लेकिन जो अभी हम लोग के यहाँ जो मकान बनते हैं लगभग इसी स्ट्रक्चर पर बनता है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की भांति विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए तथा कोटला दुर्ग के ऊपर जो अवशेष मिले हैं उनमें उनसे प्राचीन स्थापत्य पर कोई उल्लेखनीय प्रकाश नहीं पड़ता। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि लोथल का रंगपुर और कालीबंगा में भवनों के निर्माण कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं तथा दहलीजों के लिए किया गया था। लोथल के लगभग सभी भवनों में पक्की ईंटों के फर्श वाले 1 या 2 चबूतरे मिले हैं जो प्रायः स्नान के लिए प्रयोग होते थे। साधारण आवासीय मकान सिंधु सभ्यता के नगरों के आम लोगों के मकान के बीच एक आंगन होता था जिसके 3 अथवा चारों तरफ 4-5 कमरे, एक रसोई घर तथा स्नानागार रहता था। चूँकि मकान तथा अन्य भवन मुख्यतः आयताकार होते थे, इसलिए वास्तुकला की और अधिक जटिल तकनीकों की संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ती थी। डाट पत्थर के मेहराब की जानकारी नहीं थी। यद्यपि यह कठिन नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऐसी वक्र सतहें वेज आधार वाली ईंटों से जोड़ी जा सकती थी। अभी तक कोई गोल स्तंभ नहीं मिला है।
संभवतः इसीलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत एक स्तंभ वाले हॉल की चर्चा की जाती है, परंतु कहना ठीक है कि ये संभवतः गोल अथवा वर्गाकार है। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। जल निकास की सुविधा की दृष्टि से स्नानागार प्रायः गली की ओर स्थित होते थे। स्नानागार के फर्श के अच्छे प्रकार की पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। संपन्न लोगों के घरों में शौचालय भी बने होते थे। उत्खनन में मोहनजोदड़ो से जो भवन के अवशेष मिले, उनके द्वार मुख्य सड़कों की ओर न होकर गलियों की ओर खुलते हैं। खिड़कियां भी कहीं कहीं मिलते हैं।